डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, जिसमें पहला है आपके पास ड्यूडिनम, ड्यूडिनम लास्ट टाइम कवर अप किया है। नेक्स्ट 2 पोर्शंस की बात करेंगे, जिसमें पहला पोर्शन है आपके पास जिजुनम और दूसरा कौन सा है, इलियम। अब हुआ कुछ इस तरह से था कि खुराक के अंदर 3 मेन न्यूट्रेंट्स थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरे थे आपके पास प्रोटीन्स, और तीसरे थे वो क्या थे, लिपिड्स थे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर ब्रेक डाउन हो गई थी, आपके जो बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है, वो वहीं पे उनकी सेमी डाइजेशन हो गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स की जो सेमी डाइजेशन होती है वो हो जाती है स्टोमिक के अंदर। पीछे बचे आपके पास लिपिड्स, तो लिपिड्स टूटेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में टूटेंगे, और पहले पोर्शन का नाम होता है ड्यूडिनम। इज इट क्लियर? अब देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो बच गए थे, जो बकल कैविटी में नहीं टूट सके, वो ड्यूडिनम में टूटेंगे। उसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं, हम कहते हैं प्रोटीन्स जो होंगी वो अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी होंगी, और अमाइनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होती हैं उसको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का। अब प्रोटीन्स कहाँ पर टूटी, स्टोमिक के अंदर। बाकी जो प्रोटीन स्टोमिक के अंदर नहीं टूट सकी, जो कार्बोहाइड्रेट्स बकल कैविटी में नहीं टूट सके, और जो लिपिड्स हैं वो तीनों चीजें टूटेंगी ड्यूडिनम के अंदर। लेकिन अभी भी कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो कहां पर होगा, जिजिनम के अंदर होगा, जिसकी जो लेंथ होगी आपके पास दैट विल बी 2.4 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.4 मीटर लॉन्ग होगी, और यही वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होगा जो इन्वॉल्व होगा, जहां पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। और जो इलियम वाला पोर्शन है, इलियम आपने याद रखना कि एक ऐसा पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, जहां पर क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो स्मॉल इंटेस्ट आपकी एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा जहां पर कंप्लीट डाइजेशन भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, आप उसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और बकल कैविटी वेयर कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड और न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ आ गई यहां तक? अब देखें, चीजें सारी की सारी हो गई, ब्रेक डाउन हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो टूट नहीं सके ड्यूडिनम के अंदर भी। तो उनकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां पर हो जानी है, जिजुनम के अंदर। कहां पर होगी? अब जैसे ही बचे वो तमाम मटेरियल जिजुनम के अंदर आएगा, जिजुनम चंद एक सेक्रेशंस रिलीज करेगा। अब वो चंद एक सेक्रेशंस कौन कौन सी होंगी, उनमें जो पहली सेक्रेशन होगी वो आपके पास होगा माल्टेज। जो आपके पास जिजुनम होगा उसमें चंद एक क्या रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे। उसमें पहला एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। कौन सा एंजाइम होगा, माल्टेज। देखिए एंड पे एज आ रहा है, जहां पर लफ्ज एज आ जाए आपने कहना है कि ये कोई एंजाइम की बात हो रही है। दूसरा जो आएगा वो आपके पास होगा लैक्टेज, माल्टेज, फिर क्या आ गया, लैक्टेज। देन आपके पास आ गया अमाइनो डाई पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज। फिर आ जाएगा आपके पास एरिप्सिन, ये याद रखने हैं। फिर आपके पास आ जाएगा लाइपेज। तो कितने यहां पर एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरा पार्ट जिजुनम के अंदर, 5। पहला है माल्टेज, लैक्टेज, अमाइनो डाइपेप्टाइडेज, एरिप्सिन एंड लाइपेज। जो एंजाइम होगा माल्टेज, ये क्या करने वाला है, ये आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी खुराक के अंदर होते हैं ना, वो सक्रोज वगैरह की फॉर्म में होते हैं। फिर वो सक्रोज की फॉर्म में टूटकर जो आपके पास मोनोसैकराइड्स होते हैं या ओलिगोसैकराइड्स होते हैं उनकी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। पॉलीसैकराइड से टूटकर किस फॉर्म में आ जाएंगे, ओलिगोसैकराइड में। देखें कार्बोहाइड्रेट्स की 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। अब जो खुराक है वो पॉलीसैकराइड की फॉर्म में थी, उसको वो खुराक टूटकर किस फॉर्म में आ गई, ओलिगोसैकराइड की फॉर्म में आ गई। अब ओलिगोसैकराइड से खुराक ने जाना है मोनोसैकराइड की फॉर्म के अंदर। देखिए पॉलीसैकराइड से ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड से मोनोसैकराइड। अब ओलिगोसैकराइड तो बन गई, अब उसने आना है आपके पास मोनोसैकराइड की फॉर्म के अंदर, और जो मोनोसैकराइड की फॉर्म के अंदर उन्होंने कन्वर्ट होना है
वो किस पोर्शन में होंगे, ज्यूजिनम के अंदर हो जाएंगे। तो जो माल्टेज एंजाइम होगा ये एक आपके पास ओलिगोसेक्राइड जिसका नाम होगा माल्टोज, क्या नाम होगा, माल्टोज। ये एक आपके पास शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि ओलिगोसेक्राइड है, इसके ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद इसको तोड़ देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ठीक है, देखें जी से ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है जो कि मोनोसेक्राइड है। समझ आ गई बात, कंप्लीट टूट गए हैं, इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हो रही है। उसके बाद जो लैक्टोज होगा वो भी ओलिगोसेक्राइड जिसका नाम है लैक्टेज, जो एंजाइम है वो एक ओलिगोसेक्राइड को तोड़ने वाला है और उसका नाम है लैक्टोज। जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद इसको चेंज कर देगा मोनोसेक्राइड के अंदर, और मोनोसेक्राइड होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस। तो आपके पास एमसीक्यूज कुछ इस तरह से बनते हैं कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। इसी तरह से जो अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइडेज है, देखिए नाम से पता चल रहा है अमाइनो एसिड, डाई का मतलब दो, पेप्टाइडेज, पेप्टाइड का मतलब जिनमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। यानी कि अगर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो बच्चे जो प्रोटीन होता है ना वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखें काफ़ी सारे अमाइनो एसिड होंगे, जब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड होंगे तो काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड भी होंगे, हम इसको नाम दे देंगे पॉलीपेप्टाइड का। अब पॉलीपेप्टाइड जो अमाइनो एसिड से जो पॉलीपेप्टाइड बने हैं वो स्टमक के अंदर बन गए हैं और आपका जो पहला पोर्शन है ड्यूडिनम वहां पर बन गए हैं। अब पॉलीपेप्टाइड से इनको डाइपेप्टाइड में चेंज करने के जो रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड में चेंज करने के जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होंगे वो ज्यूजिनम के अंदर होंगे और वो क्या करने वाले हैं, वो अमाइनो एसिड को किस में चेंज कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड को चेंज कर देंगे डाइपेप्टाइड के अंदर, डाइपेप्टाइड में चेंज कर देंगे। डाइपेप्टाइड का मतलब दो अमाइनो एसिड, ठीक है। फिर जो डाइपेप्टाइड होंगे, डाइपेप्टाइड को एक सिंगल अमाइनो एसिड में जो चेंज करने का काम है वो किसका होगा, आपके पास एरिप्सिन का होगा। देखें अब सब यूनिट्स बन रहे हैं सारे के सारे। कार्बोहाइड्रेट का सब यूनिट होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो यहां पर देखें सब यूनिट बन गए, ग्लूकोज बना, गैलेक्टोज बन गया, सब यूनिट बन गए। प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड बन गए। इसी तरह से जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके जो सब यूनिट्स होते हैं, जो फैट्स होंगे उनके जो सब यूनिट्स होते हैं, जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं उनके जो सब यूनिट हैं वो दो होते हैं, या तो वो फैटी एसिड होंगे या फिर वो आपके पास होते हैं ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। तो जो एंजाइम आपके पास लाइपेज होगा, ये लाइपेज क्या करेगा, ये लिपिड्स को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद लिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड के अंदर प्लस किसके अंदर, ग्लाइसरोल के अंदर। फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में चेंज कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब है यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा होगा यहां पर, अब एब्जॉर्प्शन का स्टेप स्टार्ट होता है। इसको बंद करें। अब यहां पर जो स्टेप स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बच्चे जब हम स्टडी करते हैं ना इलियम को जब स्टडी करते हैं तो इलियम आपको कुछ इस शेप के अंदर दिखाई देती है, इलियम। और इलियम को जब हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, देन जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पोर्शन इलियम है ना, इस इलियम के अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगी। क्या देखने को मिलती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपने एक सूट देखा होगा वेलवेट सूट का, उसके ऊपर वो छोटे छोटे उभार से होते हैं ना, कलीन के ऊपर भी समटाइम होते हैं उभार से। इसी तरह से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पोर्शन है जिसका नाम है इलियम, उसके ऊपर क्या होंगे, इस तरह से उभार मौजूद होंगे। फिंगर लाइक इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। क्या नाम देंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी इसको बच्चे हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज विलाई। क्या नाम देंगे, विलाई। तो विलाई कहां पर मौजूद है, किस पोर्शन पे मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दीज आर प्रेजेंट इन द इलियम में होंगे।
अब इसको विलाई को अगर हम बड़ा करके देखें तो विलाई आपको कुछ इस शेप के अंदर देखने को मिलेगा। विलाई के अंदर स्ट्रक्चर देखते जाएं, ये है वो विलाई। ये जो छोटा छोटा मैंने बनाया है ना, ये ऐसे दिखता है आपको। इस विलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगी एक लॉन्ग टब्यूल, जिसको नाम देंगे लैक्टेल का। क्या नाम देंगे? लैक्टेल का। और लैक्टेल के इर्द गिर्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क, और वो नेटवर्क होगा कैपिलरीज का। नेटवर्क किसका होगा? कैपिलरीज का। तो इस तरह से आपके पास जो विलाई होंगी, विलाई के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, आप ऑब्जर्व करेंगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। उसके अलावा एक लॉन्ग टब्यूल होगी, उसका नाम क्या होगा? लैक्टेल। क्या होगा? लैक्टेल। और साथ में क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो विलाई होती हैं, विलाई की जो वाल होती हैं, ये वाल मिलके बनी होती हैं एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्या होने वाला है बच्चे, अब खुराक जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुकी है वो तीन चीज़ों के फॉर्म में मौजूद है। या तो वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर मौजूद है, या वो अमाइनो एसिड की फॉर्म के अंदर मौजूद है, या फिर वो मौजूद है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल के फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो होता कैसे है। देखें, अगर मैं बात कर लेता हूँ ना ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं। खुराक जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ से आ रही है? जिजुनम से इलियम में आ रही है। ये देखें, इलियम के अंदर आ गई। अब जैसे ही इलियम के अंदर आई तो हमने देखा इलियम में खुराक की एब्जॉर्प्शन होनी है। अब ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड हैं, दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो छोटे मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से आपके पास जो ग्लूकोज होंगे या फिर अमाइनो एसिड होंगे, ये क्या करेंगे, ये यहाँ से, यानी कि यहाँ से डिफ्यूज करके इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे? विलाई के अंदर। किसके अंदर? यानी कि विलाई के जो एपिथेलियल सेल्स थे, ये जो ग्लूकोज और साथ में जो अमाइनो एसिड होंगे वो इस विलाई की वाल से कहाँ पर आ जाएंगे? अंदर की जानिब आ जाएंगे, विलाई के अंदर वो आ जाएंगे। जब वो विलाई के अंदर आएंगे तो हम कहते हैं जो कैपिलरीज होती हैं, दीज आर द पोरस। उनकी जो वाल होती हैं वो क्या होती हैं? पोरस होती हैं। अब ग्लूकोज अंदर चला गया, साथ में क्या चले गए? अमाइनो एसिड चले गए। अब ये जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड होंगे बच्चे, ये विलाई की कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। और आपने याद रखना है कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट देखिए। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाएंगे कैपिलरीज में, CAPILLARIS। और जो कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज मिलके बनाएंगी एक वेन, उसका नाम होगा हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन होगी, ये इस खुराक यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को लेके जाएगी, और ये बच्चे उसको लेके जाएगी लीवर के पास। कहाँ पर? लीवर के पास। लीवर इसको चेक करेगा, अमाइनो एसिड को भी और ग्लूकोज को भी। इन दोनों में जो ख़तरनाक चीज़ें होंगी जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हैं, लीवर क्या करेगा? उन चीज़ों को निकाल देगा। और निकालने के बाद जब तमाम चीज़ें बिल्कुल प्योर बच जाएंगी, खालस हो जाएंगी, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होगी, कोई भी आपके पास डिटॉक्सिक मटेरियल नहीं होगा, टॉक्सिक मटेरियल नहीं होगा, तो लीवर क्या करेगा? एंड पे उस ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड होगी उसको किस में डाल देगा? आपके ब्लड के अंदर डाल देगा। और फिर ब्लड से हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमें एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन पीछे कौन सी चीज़ बच गई है? फैटी एसिड एंड। अब इसकी कहानी सुन लें, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये कैपिलरीज के अंदर जाते क्यों नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम कैपिलरीज के अंदर पोर्स की बात करते हैं तो जो कैपिलरीज के पोर्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। ग्लूकोज भी छोटा मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड भी छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल है ये छोटे मॉलिक्यूल नहीं है, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। इसी वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से ये इस विलाई के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन ये कैपिलरीज में नहीं जा सकते, क्योंकि कैपिलरीज के पोर छोटे हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं? बड़े हैं। फैटी एसिड जो ग्लाइसरोल होंगे ना बच्चे, वो इसके अंदर ज़रूर जाएंगे। फैटी एसिड प्लस
ग्लाइसरोल यहाँ से वाल, विलाई की वाल को क्रॉस करके विलाई के अंदर जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं ये मिलेंगे सेल्स के साथ, इस तरह से। कहाँ पर मिल जाएंगे? सेल्स में। और सेल्स में ये मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना देंगे। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल होंगे, ये वहाँ पर मिलकर क्या बना देंगे? बड़े मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बन गए बड़े। आफ्टर डैट ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स, ये वो सेल्स, अब सेल्स प्लस फैटी एसिड, यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? फैटी एसिड्स मौजूद हैं। वो जो सेल्स होंगे बच्चे, वो सेल्स एंटर हो जाएंगे किसके अंदर? लैक्टेल में। किसमें अंदर एंटर हो गए? अब जिस तरह से हमारी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी तरह से एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में जो चीज़ फ्लो करेगी वो होगा लिम्फ फ्लूइड। अब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल पहले गए विलाई के अंदर, विलाई के अंदर जाने के बाद वो सेल में एंटर हो गए। सेल में एंटर होने के बाद दोनों आपस में मिलकर उन्होंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना दिए, फैट्स बना दी। फिर वो गए लैक्टेल के अंदर चले गए, क्योंकि लैक्टेल में बड़े बड़े पोर्स होते हैं। फिर लैक्टेल के जरिए से वो किधर चले जाएंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में चले गए। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चले गए, जब वो लैक्टेल के अंदर चले गए तो लैक्टेल उनको कहाँ पर लेके जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में। और आफ्टर डैट ये लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड में डाल दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस देख लें। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल कहाँ पर गए? दे कम्स इनटू द, पहले ये गए आपके पास कहाँ से? ये जो ब्लैक में है ना, इसके अंदर गए हैं लैक्टेल में। ठीक है, अभी देख लें किधर गए। और लैक्टेल जो पार्ट है ये किस सिस्टम का है? लिम्फेटिक सिस्टम का। तो जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं ये पहले तो इस ट्यूब के अंदर गए, इस ट्यूब में फ्लो कर रहा था लिम्फ फ्लूइड। फिर लिम्फ फ्लूइड के साथ साथ वो किधर चले गए? हमारे जो बॉडी के अंदर इस तरह से फैला हुआ है ना लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पे चले गए। तो ये कहाँ पर चले गए? लिम्फेटिक सिस्टम है। और बाद में लिम्फेटिक सिस्टम से ये आपके जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं ये वापस कहाँ पर भेज दिए जाएंगे? ब्लड में। जब ब्लड में आ जाएंगे तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर जैसे ही ये ब्लड के अंदर आएंगे, तो मैंने कहा था ये बड़े बड़े लिपिड्स के मॉलिक्यूल बन चुके थे, तो ब्लड के अंदर होंगे एंजाइम्स। ब्लड के अंदर एंजाइम्स भी होंगे, ब्लड के अंदर आयंस भी होंगे। वो जो एंजाइम्स और आयंस होंगे वो क्या करेंगे? वो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। तो ये बच्चे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल जब ब्लड के अंदर आएंगे तो उनको स्टोर कर लिया जाएगा लीवर के अंदर या मसल्स में। कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? लीवर में या फिर मसल्स में स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि जब कभी आप खाना ना खाएं और आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो, उस वक्त जो एनर्जी होगी वो आपको इन चीज़ों से, यानी कि फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से, जो कि लीवर और मसल्स के अंदर अब स्टोर्ड हो चुके हैं, वहाँ से आपको एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। एक आखिरी पॉइंट, और वो पॉइंट है आपके पास माइक्रोविलाई। बताना तो पहले चाहिए था, लेकिन खैर अब डिस्कस कर लेते हैं। देखें, विलाई जो है ना, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द इलियम। इस विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी इस तरह से छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं। विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी इस तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं। इसको हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई का। क्या नाम देंगे? माइक्रोविलाई का। इसका काम क्या होता है? देखिए, माइक्रोविलाई का काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। कैसे? सपोज डैट अगर मैं प्लांट की एक रूट की बात कर लेता हूँ, ये देखिए प्लांट की एक रूट सीधी है, तो ये अपने करीब करीब बस इतने से इलाके से पानी जज़ब कर सकती है। अगर इससे छोटे छोटे ब्रांचेस आगे निकल जाएं ऐसे, अब देखिए ये कितनी कितनी दूर से पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, इधर से भी और इधर से भी। इसी तरह से जो विलाई है, अगर विलाई इस तरह से अकेली होगी तो वो थोड़ी सी चीज़ें यानी कि फैटी एसिड्स और लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर विलाई के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो विलाई ऐसे आ जाएं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसकी जो रेट हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और यही उसका काम होता है आपके पास माइक्रो विलाई का। और यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है वो क्या हो चुका है? एंड हो चुका है।